हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो हम लोग लास्ट टाइम पर मनोविज्ञान को स्टार्ट किए थे और देखे थे कि मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषाएं क्या थी। बहुत सारी हम लोगों ने परिभाषाएं भी देखी थी, अर्थ देखे हुए थे। तो आज हम लोग इसी में मनोविज्ञान में अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज चर्चा करेंगे इसके संप्रदाय की। किसकी चर्चा करेंगे? संप्रदाय। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं क्या? तो देखिएगा, जो मनोविज्ञान के संप्रदाय, यहाँ संप्रदाय का अर्थ आपका धर्म से नहीं है। यहाँ जो संप्रदाय शब्द है इसका अर्थ धर्म से नहीं है। यहाँ संप्रदाय का अर्थ स्कूल से है। किससे है? स्कूल से है। मतलब कि यहाँ जो मनोविश्लेषणवाद है, देखिएगा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में मन का अर्थ क्या होता है? मस्तिष्क होता है। क्या होता है? मन का अर्थ मस्तिष्क होता है। क्या होता है? मस्तिष्क होता है। आत्मा को तो अस्वीकार कर दिया गया था, चेतना को भी अस्वीकार कर दिया गया था। और मस्तिष्क जो होता है, इसके हम लोगों ने दो रूप पढ़े हुए थे। एक आंतरिक रूप जो कि हमारा चेतना होता था। आंतरिक रूप हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? चेतना। और जो बाह्य रूप में हम लोग मन को जो देखते हैं, वह बाह्य रूप में हम लोग व्यवहार को देखते हैं। किसको देखते हैं? व्यवहार को। तो ये बात हम लोगों ने लास्ट टाइम पर की हुई थी। तो जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का, और सीटेट 2022-23 के नाम से एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप लोग वहां जाकर के एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप शुरुआत के लेक्चर नहीं देखेंगे और तब तक आपको यहाँ संप्रदाय के बारे में हो सकता है मे बी की समझ ना आए। और जो लोग मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को तो देखना अति आवश्यक है। तो पहले आप लोग प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा, इसके आफ्टर में आप यहाँ पर विजिट करिएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो संप्रदाय है, यहाँ संप्रदाय का अर्थ आपका किससे है? धर्म से नहीं है। यहाँ स्कूल हैं, यहाँ संप्रदायों के स्कूल चले हैं, तो उससे बात की जा रही है। तो हम लोग आइएगा देखते हैं वो कौन कौन से मनोविश्लेषणवाद के संप्रदाय हैं, कौन कौन से वो संप्रदाय आए हैं और किसने कौन सा संप्रदाय दिया है, इसके बारे में आइएगा हम लोग चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट आपके पास लिखा हुआ है मनोविश्लेषणवाद। क्या लिखा है? मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। तो देखिएगा, ये जो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय है, यह संप्रदाय हमें विलियम बुंट ने दिया हुआ था। किसने दिया हुआ था? विलियम बुंट ने। विलियम बुंट ने ये हमें दिया हुआ था। ये कहाँ के थे? मैं आप लोगों को लास्ट टाइम पर बता चुका था। इन्होंने ही सर्वप्रथम मनोविश्लेषणवाद यानी कि चेतना पर अध्ययन किया हुआ था और मनोविज्ञान की इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण भी करवाया था। और 1880 में इन्होंने मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा भी दिलवाया था। ठीक है, तो ये चर्चाएं हम लोग लास्ट टाइम पर कर चुके थे थोड़ा बहुत विलियम बुंट के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम फिर से चर्चा करेंगे संरचनावाद के बारे में, यानी कि जो विलियम बुंट ने दिया है। किसने दिया हुआ है? विलियम बुंट ने दिया है। सेकंड है हमारे पास प्रकार्यवाद या कार्यवाद। क्या है सेकंड हमारे पास? प्रकार्यवाद या कार्यवाद। तो ये हमें दिया था विलियम जेम्स ने। किसने दिया हुआ था? विलियम जेम्स ने। तो आपसे अगर पूछा जाए, बताओ प्रकार्यवाद या कार्यवाद हमें किसने प्रतिपादित किया है, तो इसको किया है विलियम जेम्स ने। देखिएगा, अगर बात करें कि विलियम बुंट और विलियम जेम्स, तो इन दोनों में क्या हो गया? द्वंद्व हो गया। ये इनकी परिभाषा डेफिनेशन को नहीं मानते थे, ये इनके डेफिनेशन को नहीं मानते थे। तो इन दोनों के बीच में द्वंद्व होने पर एक नए वाद का जन्म होता है। उस वाद को हम लोग कहते हैं व्यवहारवाद। क्या कहते हैं? उस वाद का एक नया जन्म होता है, उस वाद को हम लोग कहते हैं व्यवहारवाद। तो हमारे पास नेक्स्ट है व्यवहारवाद का संप्रदाय। और ये जो व्यवहारवाद का संप्रदाय है, इसको लेकर के आए थे जेवी वॉटसन। कौन लेकर के आए हुए थे? जेवी वॉटसन लेकर के आए थे। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जैसा कि हमने अधिगम में आप लोगों को पढ़ाया है। जेवी वॉटसन व्यवहारवाद संप्रदाय लेकर के आए थे। ये आपके कहाँ के थे? ये आपके अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। तो अमेरिका का जनक किसको माना जाता है? यानी कि अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक जेवी वॉटसन को माना जाता है। जर्मनी में मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? विलियम बुंट को माना जाता है। किसको माना जाता है? विलियम बुंट को माना जाता है। और ये भी आपके प्रकार्यवाद या कार्यवाद जो विलियम जेम्स हैं, ये भी आपके कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। तो इसको हम लोग, ये हमारे जर्मनी के हैं, ये अमेरिका के हैं, ये भी अमेरिका के हैं। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक जो मानते हैं वह जेबी वाटसन को मानते हैं। किसको मानते हैं? जेबी वाटसन को। ये बात हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जेबी वाटसन को हम लोग क्या मानते हैं? मनोविज्ञान का जनक माना जाता है अमेरिका में। नेक्स्ट हमारे पास जो संप्रदाय आया, वह संप्रदाय हमारे पास क्या था? तो हमारे पास था संज्ञानवाद संप्रदाय। कौन सा था? संज्ञानवाद संप्रदाय। और जो संज्ञानवाद संप्रदाय लेकर के आए, उनका नाम था मैक्स वर्दीमर। क्या नाम है? मैक्स वर्दीमर ने हमें जो नया संप्रदाय दिया, वह संप्रदाय क्या है? वह संप्रदाय का नाम है संज्ञानवाद संप्रदाय। इसके आफ्टर में जो एक बहुत ही
मनोविज्ञान की डेफिनेशन और जिन्होंने मन का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है उनका नाम है आपका सिगमंड फ्रॉयड। इन्होंने मन को 3 प्रकार से बांटा। इन्होंने कहा कि अर्धचेतन मन, चेतन मन और अचेतन मन, यानी कि अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। इन्होंने 3 प्रकार के मन बताए। देखिएगा, व्यवहारवाद है और मनोविश्लेषणवाद है। अगर मनोविश्लेषणवाद की हम बात करें तो ये आंतरिक और बाह्य, यानी कि यह व्यवहारवादी और आपका चेतनावादी दोनों प्रकार का विज्ञान को मानता है। तो मनोविश्लेषणवाद कौन लेकर के आए? तो ये लेकर के आए थे सिगमंड फ्रॉयड। कौन लेकर के आए थे? सिगमंड फ्रॉयड लेकर के आए थे। और ये जो सिगमंड फ्रॉयड हैं, यह हमारे हैं वियना शहर के, कहाँ के हैं? जो ऑस्ट्रिया के पास पड़ता है, वियना, वहाँ के ये सिगमंड फ्रॉयड हैं। इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का एक संप्रदाय दिया जिससे हम लोग मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मानवतावाद संप्रदाय। क्या है मानवतावाद संप्रदाय? तो यह मानवतावाद संप्रदाय है, इसको हमें दिया था अब्राहम मैस्लो ने। किसने दिया हुआ था? अब्राहम मैस्लो ने। और इन्होंने हमें बताया था कि किस प्रकार से जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति जो है, अगर उसकी हम बात करें तो उसकी जरूरतों की आवश्यकता का संप्रदाय भी इसे कहते हैं। आवश्यकता का संप्रदाय भी कहते हैं किसको? मानवतावाद संप्रदाय को। नेक्स्ट हमारे पास प्रेरकीय संप्रदाय। क्या है? प्रेरकीय संप्रदाय। तो प्रेरकीय जो संप्रदाय है यह हमें दिया था विलियम मैकडूगल ने। किसने दिया हुआ था? विलियम मैकडूगल ने। तो ये इस प्रकार से हमारे पास कुछ संप्रदाय आए मनोविज्ञान में, और इनकी हम लोग एक एक से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संरचनावाद संप्रदाय, जिसे हमें किसने दिया था? विलियम वुंट ने दिया हुआ था। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे प्रकार्यवाद संप्रदाय, जिसे हमें किसने दिया था? विलियम जेम्स ने दिया हुआ है। किसने दिया है? विलियम जेम्स ने। थर्ड हम लोग जो स्टडी करेंगे वह करेंगे व्यवहारवाद संप्रदाय पर, जो हमें जेबी वॉटसन ने दिया है। किसने दिया है? जेबी वॉटसन ने। इनको ही अमेरिका का आधुनिक जनक माना जाता है मनोविज्ञान का। आगे हम लोग पढ़ेंगे किसको? संज्ञानवाद को। तो संज्ञानवाद हमें किसने दिया हुआ है? मैक्स बर्दिमर ने दिया है। किसने दिया हुआ है? मैक्स बर्दिमर ने दिया है। आगे हम लोग बात करेंगे सिगमंड फ्रॉयड के बारे में। तो सिगमंड फ्रॉयड का क्या है? मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय है, जिन्होंने मन के 3 प्रकार बताए हैं। इसके आफ्टर में हमारे पास है मानवतावाद संप्रदाय। तो मानवतावाद संप्रदाय हमारे पास किसने दिया है? तो ये अब्राहम मैस्लो ने दिया है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास क्या? प्रेरकीय संप्रदाय। तो प्रेरकीय संप्रदाय कौन किसने दिया है? तो विलियम मैकडूगल ने दिया है। किसने दिया हुआ है? विलियम मैकडूगल ने। चलिएगा, आइएगा हम लोग एक एक से स्टडी करते हैं इन सभी के बारे में, और देखते हैं कि कौन सा किसने क्या हमें संप्रदाय के बारे में बताया है। तो आइएगा एक एक से हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला हमारे पास है क्या? संरचनावाद संप्रदाय, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग निर्मितवाद संप्रदाय या निर्माणवाद संप्रदाय, इनके बहुत सारे नाम हैं। क्या है? संरचनावाद संप्रदाय, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या है? निर्मितवाद संप्रदाय, या इसी को हम लोग निर्माणवाद संप्रदाय भी। देखिएगा, हम अभी देखेंगे कि इनको हम लोग ये क्यों कहते हैं, क्यों इन्हें हम लोग निर्मितवाद और निर्माणवाद या संरचनावाद संप्रदाय कह रहे हैं। एक एक से हम लोग इस चीज की स्टडी करेंगे। तो इसे हमें किसने दिया था? तो इसको हमें दिया था विलियम वुंट ने। किसने दिया हुआ था? विलियम वुंट ने। तो आप लोग लिख लीजिएगा, पेन कॉपी को आप लोग लेकर के बैठें और अच्छे से अपने नोट्स को बनाते हुए चलें। तो ये जो संरचनावाद संप्रदाय है, यह हमें किसने प्रतिपादित करके दिया था? तो यह हमें दिया हुआ था विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने जो कहा था, इन्होंने कहा हुआ था क्या? कि जो मनोविज्ञान है, क्या है? मनोविज्ञान। तो कह सकते हैं कि मनोविज्ञान में, किसमें? मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला ये प्रथम संप्रदाय है। मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला प्रथम संप्रदाय है। कैसा है? प्रथम संप्रदाय है। कौन? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताओ मनोविज्ञान में प्रथम संप्रदाय कौन सा आया था, तो कौन सा आया हुआ था? संरचनावाद या प्रकृतिवाद, सॉरी, या निर्मितवाद या निर्माणवाद। ठीक है, कौन कौन सा? संरचनावाद या निर्मितवाद, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? निर्माणवाद भी कहते हैं। तो ये मनोविज्ञान में आने वाला प्रथम संप्रदाय था। तो ये कब आया हुआ था? तो ये हमारा 1879 में, जैसा कि आप लोगों को पता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 1879 में विलियम वुंट ने एक प्रयोगशाला का निर्माण करवाया था। 1879 में प्रथम प्रयोगशाला बनी हुई थी। कैसी प्रयोगशाला बनी हुई थी? प्रथम प्रयोगशाला बनी हुई थी। और यह जो प्रथम प्रयोगशाला बनी थी, यह किस शहर में बनी हुई थी? तो यह हमारी लिपजिंग शहर में बनी थी। आप लोग लिखते चलिएगा, यह कहाँ बनी हुई थी? लिपजिंग शहर। और ये जो लिपजिंग शहर है, यह कहाँ है आपका? तो ये जो लिपजिंग शहर है, यह हमारा कहाँ है? जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में। तो 1879 में विलियम वुंट ने ही सर्वप्रथम
चेतना पर अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला का निर्माण किया हुआ था। किसका निर्माण किया हुआ था? प्रयोगशाला का निर्माण किया था। और उन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला बनाई हुई थी। कहाँ बनी थी? लिपजिंग शहर में बनी हुई थी, जिसे आज हम लोग कार्ल मार्क्स शहर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कार्ल मार्क्स। लिख लीजिएगा, आज का जो इसका नवीन नाम है वह क्या है? कार्ल मार्क्स। ये यूनिवर्सिटी भी बन चुकी है। तो ये इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे हैं। क्या रहे हैं? प्रोफेसर भी रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में। तो ये इसका नवीन नाम है। कैसा नाम है इसका? ये नवीन नाम है। इन्होंने चेतना पर सबसे ज्यादा अध्ययन किया। इन्होंने किस पर अध्ययन किया हुआ था? चेतना पर अध्ययन किया था। तो देखिएगा, चेतना को हम लोग समझते हैं कि चेतना है क्या। तो चेतना हमारा मन का आंतरिक रूप है। चेतना हमारी क्या है? मन का आंतरिक रूप है। तो जो आंतरिक रूप है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं। चेतना का अर्थ अगर हम आप लोगों से कहें तो संवेदना से है। किससे है? संवेदना। संवेदना को अगर हमें समझना है तो आइएगा हम लोग समझते हैं कि संवेदना है क्या। देखिएगा, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। किससे? हमारे पास कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं? आंख, नाक, कान, जीभ एंड त्वचा। ये हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। तो इन पांचों इंद्रियों से प्राप्त जो ज्ञान होगा वह हमारा क्या कहलाएगा? संवेदना कहलाएगा। और इन इंद्रियों से प्रथम ज्ञान, यानी कि इन इंद्रियों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह हमारा प्रथम ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रथम ज्ञान कहलाता है। समझ में आ रही है बात? जैसे कि हम अगर आप लोगों से बात कहें कि अगर आपको एक मिर्ची का टुकड़ा खिला दिया जाए तो मिर्ची का टुकड़ा आप खाते ही आपको कैसी कड़वाहट महसूस होगी, और इस कड़वाहट में आप क्या कहोगे? यानी कि यह जो कड़वाहट हो रही है वह किसके कारण आपको पता चल पा रहा है? तो जीभ के माध्यम से। किसके माध्यम से? टंगे के माध्यम से आपको पता चल पा रहा है। अर्थात आपके अंदर संवेदना उत्पन्न हुई है। क्या उत्पन्न हुई है? संवेदना। ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यह चेतना पर अध्ययन किया हुआ था। किस पर अध्ययन किया हुआ था? चेतना पर इन्होंने सबसे ज्यादा अध्ययन किया हुआ था। तो देखिएगा, तो इंद्रिय ज्ञान से जो हमें प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है वही हमारा संवेदना कहलाता है। और संवेदना और चेतना हमारी कैसे होती हैं? इक्वल होती हैं। इसी को हम संवेदना कह लें या इसी को हम लोग चेतना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर करते हुए चल रहे होंगे। यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। और लाइक तो आप लोग करते ही चलें। लाइक करने में कौन सा पैसा जा रहा है, और ना ही शेयर करने में आपका कोई पैसा जा रहा है। समय ज़रूर थोड़ा बहुत लग जाता है। ठीक है। चलिएगा आगे, अब हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम विलियम वुंट की बात करें, किसकी बात करें? विलियम वुंट की। तो यहाँ कुछ हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं। तो विलियम वुंट ने, किसने? विलियम वुंट ने सर्वाधिक जो अध्ययन किया था वह चेतना या संवेदना पर अध्ययन किया था। सर्वाधिक संवेदना पर अध्ययन किया। किस पर अध्ययन किया? संवेदना पर। इन्होंने जो सर्वाधिक अध्ययन किया हुआ है किस पर किया हुआ है? संवेदना पर अध्ययन किया है। एंड अगर हम इसके विलियम मैकडूगल के विलियम वुंट के बारे में और बात करें तो इन्होंने मन या मस्तिष्क की निश्चित संरचना बताई है। इन्होंने कहा कि मन या मस्तिष्क जो है, इन्होंने देखिएगा आत्मा को स्वीकार नहीं किया था। किसको स्वीकार नहीं किया था? आत्मा को। मन या मस्तिष्क की कैसी होती है? निश्चित संरचना होती है। मन या मस्तिष्क की निश्चित संरचना होती है। ये हमें किसने बताया? विलियम वुंट ने बताया। आगे बात करते हैं कि जो हमें विलियम वुंट ने नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया है, वह नेक्स्ट पॉइंट बताया कि 1880 में इन्होंने, किसमें? 1880 में मनोविज्ञान को, किसको? मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलवाया। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया। अब बात कर लेते हैं कि इनके सहयोगीकर्ता कौन कौन थे। इनके सहयोगीकर्ता, तो आइएगा इनके सहयोगीकर्ता की हम आप लोगों से बात करते हैं। तो सहयोगीकर्ता थे इनके एडलर। कौन थे? एडलर। टिचनर थे। कौन से थे? टिचनर थे। देखिएगा, अगर आपसे ऐसा कहा जाता है कि बताओ संरचनावाद संप्रदाय के कौन कौन लोग सहयोगी करता थे, तो हमारे कौन थे? एडलर थे। टिचनर ने इन्हें सहयोग किया हुआ था। और एक जो थे उनका नाम बेडफोर्ड है। क्या नाम है? बेडफोर्ड। बेडफोर्ड ने इनको क्या किया था? सहयोग किया था। किसको? संरचनावाद संप्रदाय को, या निर्माणवाद संप्रदाय, या निर्मितवाद संप्रदाय, कुछ भी यहाँ कह लीजिएगा,
चाहे कुछ भी कह लीजिएगा, चाहे इसे हमने लोग निर्मितवाद संप्रदाय कहें या निर्माणवाद संप्रदाय कहें या संरचनावाद संप्रदाय कहें। तो इनको किस किसने सहयोग किया था? तो इनको सहयोग किया हुआ था एडलर ने, टिचनर ने और बेडफोर्ड ने। किसने किया हुआ था? बेडफोर्ड ने इन्हें सहयोग किया हुआ था। चलिएगा, अगर हम यहाँ आप लोगों से और बात करते हैं, तो और बात अगर हम आप लोगों से करें कि जो विलियम वुंट थे, कौन थे? विलियम वुंट। चलिएगा यहीं थोड़ा साफ कर लेते हैं। अगर हम आप लोगों को यहाँ एक बात बताएं कि जो विलियम वुंट थे और विलियम जेम्स थे, विलियम वुंट एंड कौन थे? विलियम जेम्स। तो विलियम वुंट और विलियम जेम्स दोनों ने किस पर अध्ययन किया हुआ है? तो दोनों ने यहाँ जो अध्ययन किया है वह चेतना के विज्ञान पर अध्ययन किया है। किस पर अध्ययन किया हुआ है? चेतना के विज्ञान पर। बात क्या है? चेतना के विज्ञान पर दोनों ने अध्ययन किया है। अब बात ये थी कि ये जो कहते थे, कौन? विलियम वुंट, ये कहते थे कि हमें चेतना पर अध्ययन करना चाहिए। किस पर अध्ययन करना चाहिए? चेतना पर। इनका कहना यह था कि चेतना पर अध्ययन करना चाहिए। किस पर अध्ययन करना चाहिए? चेतना पर। जबकि विलियम जेम्स ये कहते थे कि चेतना के कार्यों पर अध्ययन करना चाहिए। किस पर अध्ययन करना चाहिए? चेतना के कार्यों पर अध्ययन करना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में इसी कारण द्वंद्व हो गया था, चेतना के कार्यों पर अध्ययन करना चाहिए। तो इसी कारण इन दोनों के बीच में क्या हो गया था? एक द्वंद्व हो गया था। तो द्वंद्व जो हुआ था उससे ही एक नए वाद का जन्म हुआ था, जिसे हम लोग व्यवहारवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। तो चलिएगा, अब हम लोग थोड़ा सा इनके चेतना के कार्यों का अध्ययन कर लेते हैं, यानी कि विलियम जेम्स को पढ़ लेते हैं। किसको पढ़ लेते हैं? विलियम जेम्स को। देखिएगा, अभी हम लोगों ने किसको देखा हुआ है? विलियम वुंट को देखा। विलियम वुंट ही वो पहले मनोविज्ञान है जिन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में लिप्जिंग शहर में बनाई हुई थी। और जिस विधि के द्वारा इन्होंने कहा था कि हम चेतना पर अध्ययन करते हैं, वह इन्होंने क्या बताया था? अंतर्दृष्टि सूझ विधि बताई हुई थी। क्या बताई थी? अंतर्दृष्टि सूझ विधि के नाम से हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो आइएगा, सेकंड है हमारे पास विलियम जेम्स का, क्या है? कार्यवाद या प्रकार्यवाद संप्रदाय। इन्होंने अपने संप्रदाय का जो नाम दिया वह क्या दिया? कार्यवाद या प्रकार्यवाद। इसका जो जनक है वह किसको कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विलियम जेम्स। यह हमें किसने दिया हुआ था? तो यह हमें दिया हुआ था विलियम जेम्स ने दिया हुआ था। अब अगर हम बात करें कि विलियम जेम्स के सहयोगीकर्ता कौन थे, तो इनके हम सहयोगीकर्ता की एक लिस्ट बना देते हैं। तो इनके सहयोगीकर्ता हमारे जॉन ड्यूवी थे। कौन थे? जॉन ड्यूवी। विलियम जेम्स भी आपके अमेरिका के मनोवैज्ञानिक रहे हैं। कहाँ के मनोवैज्ञानिक रहे हैं? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक रहे। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक रहे हैं इनके। कौन है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। देखिएगा, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। आप लोग जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा सीटेट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के सारी चीज़ों को क्लियर करते चलिएगा। एक एक वीडियो डला हुआ है, सिस्टमेटिक तरीके से डला है। बिल्कुल क्रम से हमने हर एक चीज़ को सीरीज में लेकर के चल रहे हैं। और हम लोगों का प्रयास यही है कि हम बेहतर से बेहतर मार्क्स को अर्जित कर सकें। जैसे ये कंप्लीट होता है, इसके आफ्टर में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चंस की सीरीज करवाता हूं, तो वो भी आप लोग बिल्कुल देखते रहिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमारे पास। ठीक है। इसके बाद इनके पास जो थे, इनके सहयोगकर्ता मैकिन कैटल थे। कौन थे? मैकिन कैटल। आगे इनके जो सहयोगीकर्ता थे वह सहयोगीकर्ता है विलियम वुडवर्थ। कौन है? विलियम वुडवर्थ। नेक्स्ट जो लास्ट इनके सहयोगीकर्ता थे, उनका जो नाम है वह नाम है रोलैंड एंजल। क्या नाम है? रोलैंड एंजल। तो ये इनके क्या है? सहयोगीकर्ता हैं, या सीधा कह सकते हैं कार्यवाद प्रकार्यवाद संप्रदाय के सहयोगीकर्ता कौन कौन हैं? तो कौन कौन है हमारे पास? जॉन ड्यूवी हैं, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं, मैकिन कैटल हैं एंड विलियम वुडवर्थ हैं एंड रोलैंड एंजल हैं। तो इन लोगों ने किसको? प्रकार्यवाद या कार्यवाद संप्रदाय का क्या किया था? समर्थन किया हुआ था। इन्होंने ये कहा था कि जो व्यक्ति है, क्या है? जो व्यक्ति है, जब वह ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता हुआ है, प्रथम ज्ञान होता है, तो इन्होंने यही कहा था कि हमें चेतना पर अध्ययन नहीं करना चाहिए, चेतना के कार्यों पर अध्ययन करना चाहिए। किस पर अध्ययन करना चाहिए? चेतना के कार्यों पर। इन्होंने कहा कि हमारे पास जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ एंड त्वचा, तो इनसे जो प्राप्त ज्ञान है वह संवेदना तो है। क्या है? वह संवेदना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह संवेदना नहीं है, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि जो संवेदना है वह प्रत्यक्षीकरण है। कैसी है? प्रत्यक्ष है, आपको दिखाई दे रही है।
वह प्रत्यक्षीकरण है। मैं अगर आपसे कहता हूं कि अगर आपकी बॉडी पर कुछ गिर जाता है तो आप कैसे समझते हैं कि ये हमारे पास चूहा गिरा है या हमारे ऊपर सांप गिरा हुआ है? तो ये आपकी त्वचा अनुभूति करा रही है। आपको कौन अनुभूति करा रहा है? त्वचा आपको अनुभूति करा रही है, अर्थात वह प्रत्यक्षीकरण है। क्या है? वह प्रत्यक्षीकरण है। और जब व्यक्ति के पास प्रत्यक्षीकरण आ जाता है तो उससे वह क्या कर लेता है? तो उससे वह नाम व्याख्या किसकी पुष्टि कर लेता है? तो वह पुष्टि कर लेता है नाम की, उसका व्याख्या कर लेता है। क्या कर लेता है? व्याख्या कर लेता है। उसकी पहचान कर लेता है। क्या कर लेता है? पहचान कर लेता है। सपोज दैट कि आप हैं और आप इस प्रकार से लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, तो अगर आपके ऊपर मैं कहता हूं कि एक इस प्रकार से कुछ चीज को डाल दिया जाता है तो आप तुरंत ही समझ जाते हैं कि हमारे ऊपर कौन सी चीज गिरी हुई है। तो ये आपको अध्ययन कौन करा रहा है? तो ये अध्ययन आपको कौन करा रहा है? तो ये संवेदना यानी कि आपकी त्वचा करा रही है। इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान यानी कि त्वचा के द्वारा हो रहा है, और जो कैसा है? प्रत्यक्षीकरण है। और जब आप प्रत्यक्षीकरण करना सीख जाते हैं, उसको प्रत्यक्ष रूप में बताना जानते हैं, तो उसका आप नाम भी बता सकते हैं। मान लो कि अगर आपके ऊपर सांप गिर जाता है तो आप बता देंगे कि स्नेक गिर गया है, या आप उसकी व्याख्या करना चाहो तो आप लोग व्याख्या भी कर सकते हो। तो बता सकते हो कि सांप के काटने से ये हो जाता है, इसके पास पॉइजन होता है, इसके 2 दांत होते हैं जो जिनमें पॉइजन भरा रहता है। आप पहचान करना सीख जाते हो। तो ये सभी बातें हमें किसने बताई हुई थी? तो ये विलियम जेम्स ने कहा था कि जो हमें इंद्रिय ज्ञान से जो प्राप्त ज्ञान है वह संवेदना है, और संवेदना जो होगी वह कैसी होगी? प्रत्यक्षीकरण होगी। कैसे होगी? प्रत्यक्षीकरण होगी। ठीक है, तो देखिएगा यहां हम लोगों ने एक चीज ये देखी कि जो संरचनावाद है और प्रकार्यवाद है। क्या है? संरचनावाद है और प्रकार्यवाद है। अगर हम दोनों की बात करें, जो हमारे पास संरचनावाद है यह किस पर अध्ययन करता है? यह चेतना पर अध्ययन करता है। किस पर अध्ययन करता है? चेतना पर अध्ययन करता है। जबकि जो हमारे पास प्रकार्यवाद है, क्या है? प्रकार्यवाद यह किस पर अध्ययन करता है? चेतना के कार्यों पर अध्ययन करता है। किस पर अध्ययन करता है? चेतना के कार्यों पर यह अध्ययन करता है। तो यह हमारा चेतना के कार्यों पर अध्ययन करता है। अगर हम दोनों की बात कहें तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, अर्थात तो दोनों बात किसकी कर रहे हैं? तो ये दोनों बात हमारी चेतना की कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? चेतना की। तो ये दोनों जो हमारे इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, वह दोनों बात किसकी कर रहे हैं? तो वह दोनों बात हमारी कर रहे हैं चेतना की। किसकी बात कर रहे हैं? चेतना की। अब इन दोनों के बीच में ही एक द्वंद्व हो गया था। क्या हो गया था? इन दोनों के बीच में ही एक द्वंद्व हो गया था। और ये द्वंद्व हुआ कब था? तो यह द्वंद्व हुआ था आपका 1912 से लेकर के 1914 के मध्य में। कब हुआ था? 1912 से लेकर के 1914 के मध्य में एक द्वंद्व हो गया था। तो यहीं से एक नए वाद का जन्म होता है जो कि 1913 में निकल के आया। कब निकल के आया? 1913 में निकल के आया व्यवहारवाद। क्या निकल के आया? व्यवहारवाद। जब इन दोनों लोगों के बीच में एक द्वंद्व हो गया, दोनों लोगों की बहस ज्यादा हुई, तो वहीं उसी टाइम पर एक 1913 में एक वाद निकल के आया जिसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यवहारवाद संप्रदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहारवाद संप्रदाय। और ये व्यवहारवाद संप्रदाय लेकर के कौन आए थे? तो ये हमारा लेकर के आए थे जेवी वाटसन। कौन लेकर के आए हुए थे? जेवी वाटसन। तो चलिएगा अब हम लोग नेक्स्ट संप्रदाय पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा संप्रदाय होगा क्या? जेवी वाटसन का संप्रदाय, यानी कि व्यवहारवाद संप्रदाय। तो आइएगा हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास नेक्स्ट संप्रदाय है, तो हम लोग बात करेंगे व्यवहारवाद संप्रदाय की। किसकी बात करेंगे? व्यवहारवाद संप्रदाय। तो चलिएगा व्यवहारवाद संप्रदाय लेकर के कौन आए थे? तो यह लेकर के आए थे हमारे जेवी वाटसन। कौन लेकर के आए हुए थे? जेवी वाटसन लेकर के आए थे। अब इनके सहयोगीकर्ता के हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं कि इनके सहयोगीकर्ता कौन कौन लोग रहे हैं। तो इनके जो सहयोगीकर्ता हैं वो है बी.एफ. स्किनर। कौन रहे हैं? बी.एफ. स्किनर। देखिएगा ऑलरेडी मैं आप लोगों को पूरा व्यवहारवाद पढ़ा चुका हूं। जो भी आपका व्यवहारवाद संप्रदाय है, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, संज्ञानवाद संप्रदाय, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आपको अधिगम में मैं पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ जेवी वाटसन लेकर के आए थे, बी.एफ. स्किनर एंड एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। देखिएगा अगर हम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की बात करें, किसकी बात करें? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हमारे व्यवहारवाद हैं, लेकिन इससे पहले ये प्रकार्यवाद में थे। किसमें थे? हमने आपको बताया भी है। यहाँ पर ये तो हट गया होगा, हमें लग रहा है कि हमने साफ कर दिया। ये है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो हैं। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हमारे किससे थे? पहले कार्यवाद या प्रकार्यवाद संप्रदाय से जुड़े हुए थे। बाद में ये फिर हमारे व्यवहारवाद संप्रदाय से भी जुड़ गए हैं। तो इसलिए अब इन्हें व्यवहारवाद और प्रकार्यवाद दोनों का वो माना जाता है, सहयोगी करता रहे हैं। प्रकार्यवाद के भी रहे हैं और व्यवहारवाद के भी रहे हैं। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का नाम लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं है। इसके बाद आते हैं इवान पेट्रोविच पावलोव, यानी कि ईपी पावलोव आते हैं। कौन आते हैं? ईपी पावलोव। इन्होंने भी व्यवहारवाद संप्रदाय का क्या किया है? समर्थन किया हुआ है।
इसके बाद आते हैं विलियम मैकडूगल। कौन आते हैं? विलियम मैकडूगल। तो विलियम मैकडूगल ने भी किसका समर्थन किया है? व्यवहारवाद संप्रदाय का। और एक और हैं जिनका नाम क्लार्क एल हल है, सी एल हल के नाम से इन्हें हम जानते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो व्यवहारवाद संप्रदाय है, यह व्यवहारवाद संप्रदाय हमारा लेकर के कौन आया था? तो यह संप्रदाय हमारा लेकर के आया था जेबी वॉटसन। कौन आया था लेकर के? जेबी वॉटसन। और इनके जो सहयोगी करता थे, वह सहयोगी करता कौन कौन है? बीएफ स्किनर है। कौन है? बीएफ स्किनर है, इवान पेट्रोविच पावलोव है, विलियम मैकडूगल है एंड क्लार्क एल हल है। देखिएगा, यहाँ एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की बात करें तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हमारे सबसे पहले प्रकार्यवाद या कार्यवाद से जुड़े हुए थे। बाद में इन्होंने व्यवहारवाद को अपनाया था। कब अपनाया था? बाद में। तो इन सभी को हम लोग व्यवहारवादी संप्रदाय भी कहते हैं। एक और नाम से जानते हैं क्या? व्यवहारवादी संप्रदाय भी कहते हैं। व्यवहारवादी संप्रदाय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे और चीज को अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं जेबी वॉटसन की। तो जेबी वॉटसन ने कब? 1913 में, 1913 में। आप लोग फैक्ट को लिखते चलिए। 1913 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय में, कहा? कोलंबिया, कोलंबिया विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद की नींव रखी। किसकी नींव रखी थी? व्यवहारवाद की नींव रखी थी। तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, बताओ इन्होंने कब? 1913 ईस्वी में व्यवहारवाद की कौन सी यूनिवर्सिटी में? कोलंबिया विश्वविद्यालय में जेबी वॉटसन द्वारा व्यवहारवाद की नींव रखी गई। 1900 अगर हम 12 की बात करें आपसे, कब की बात करें? 1912 से 1914 के मध्य। कब की बात करें? 1912 से 1914 के मध्य। किस किस के बीच में? संरचनावाद एंड प्रकार्यवाद के बीच में 1912 और 1914 के मध्य। लिख लीजिएगा इस पॉइंट को। 1912 से 1914 के मध्य एक क्या हो गया था? द्वंद्व हो गया था। क्या हो गया था? द्वंद्व। और यह द्वंद्व किस किस के मध्य हुआ था? तो यह द्वंद्व आपका हुआ था किस किस के मध्य? तो यह हुआ था संरचनावाद, किस किस के मध्य? संरचनावाद एंड प्रकार्यवाद के मध्य। तो वहीं से एक नए वाद का जन्म होता है, वहीं से एक नए वाद का जन्म होता है, जिसे वाद को हम लोग क्या कहते हैं? व्यवहारवाद। तो यही हमारा निकल के आया था 1913 में। कब आया था निकल कर? 1913 में एक नए वाद का जन्म होता है और उस वाद को हम लोग क्या कहते हैं? व्यवहारवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहारवाद कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे और चीज़ों को अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चल रहे होंगे। तो देखिएगा, हम आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि जो जेबी वाटसन थे, इन्होंने 1905 में, कब? 1905 में एक पुस्तक लिखी थी। 1905 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी लिखी हुई थी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने व्यवहारवाद शब्द को सर्वप्रथम प्रकट किया था या बोला था, या वहां पर हमें इसके व्यवहारवाद शब्द के स्वरूप देखने को मिलते हैं। किसके? व्यवहार शब्द के। किसके देखने को मिलते हैं? व्यवहार शब्द के। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ जो व्यवहारवाद है या व्यवहार शब्द है, वह जेबी वाटसन द्वारा किस पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है? तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जो इन्होंने कब लॉन्च की हुई थी? तो इन्होंने यह पुस्तक लॉन्च की हुई थी 1905 में। कब की हुई थी? 1905 में। तो आइएगा, अब हम कुछ पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। जेबी वाटसन ने कुछ पुस्तकें लिखी हुई हैं, तो यह पुस्तकों के बारे में आइएगा जानते हैं। तो जेबी वाटसन की पुस्तकें क्या क्या हैं? तो फर्स्ट पुस्तक है हमारे पास 1914 ईस्वी में इन्होंने जो पुस्तक लिखी हुई है, उस पुस्तक का क्या नाम है? तो मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा है। क्या है? मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा है। और इन्होंने सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का वर्णन इसी पुस्तक में किया हुआ था, जो 1914 में इन्होंने निकाली हुई है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का वर्णन इसी पुस्तक में किया हुआ था। ठीक है, 1919 में इन्होंने एक और पुस्तक लिखी, जो उसका नाम क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार एक दृष्टिकोण है। 1919 में इन्होंने एक और पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का क्या नाम है? मनोविज्ञान व्यवहार एक दृष्टिकोण है। 1924 में इन्होंने एक पुस्तक और लिखी हुई है, व्यवहारवाद, जो पूर्णतः किस पर आधारित है? तो वह पूर्णतः आधारित है हमारी किस पर? व्यवहार पर आधारित है। किस पर आधारित है? व्यवहार पर आधारित है। तो देखिएगा, जेबी वाटसन ने कुछ बातें भी बताई हैं। तो अगर हम जेबी वाटसन के अनुसार बात करें, किसके अनुसार बात करें? तो जेबी वाटसन ने जो हमें बातें बताई हैं, उन्होंने हमें बताया है कि जो व्यवहार की उत्पत्ति है, किसकी उत्पत्ति है? जेबी वाटसन के अनुसार अगर हम कहें के अनुसार
व्यवहार की उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति? व्यवहार की उत्पत्ति उद्दीपक और किसके द्वारा? उद्दीपक और अनुक्रिया, उद्दीपक और अनुक्रिया के द्वारा होती है। देखिएगा, जो व्यवहार शब्द है, इस व्यवहार शब्द की जेबी वाटसन का क्या मानना है कि यहाँ जो इसके शब्द की उत्पत्ति होती है वह किसके द्वारा होती है? तो इसकी उत्पत्ति हमारी उद्दीपक और अनुक्रिया के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? अनुक्रिया और उद्दीपक के द्वारा यह होती है। इन्होंने कहा कि इसके लिए आनुवांशिक गुणों की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए आनुवांशिक गुणों की आवश्यकता, देखिएगा, आनुवांशिक गुण बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते हैं। जेबी वाटसन के अनुसार आनुवांशिक गुणों की आवश्यकता नहीं होती है। तो जेबी वाटसन ने हमें बताया कि जो व्यवहार शब्द है वह किस पर? उद्दीपक और अनुक्रिया पर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा। वह व्यवहार जो है वह आनुवांशिक क्रिया पर निर्भर नहीं करेगा। जो जीन्स हैं वह पेरेंट्स के बच्चों में आ जाए, उसके हिसाब से उसका व्यवहार क्लियर कर दिया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। आगे इन्होंने बताया कि बल्कि वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसमें बल्कि लिख लीजिएगा आप लोग, बल्कि वातावरण की, किसकी? वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखिएगा, इनका कहना यह है कि जो व्यवहार शब्द है वह उद्दीपक और अनुक्रिया पर डिपेंड करता है, आनुवांशिक लक्षणों पर नहीं करता है। बल्कि इसके लिए किसकी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह किसकी है? वातावरण की है। किसकी है? वातावरण की इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका का होना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने एक और बात कही है। अब जरा उस कथन की हम लोग और बढ़ते हैं। तो जेबी वाटसन का कहना था क्या? जरा इस बात को समझते हैं। जेबी डब्ल्यू, तो जेबी वाटसन का क्या कहना था? जेबी वाटसन का कहना था यदि आप हमें 12 शिशु दे दीजिए, 1 दर्जन, यदि आप मुझे कितने? 1 दर्जन, 1 दर्जन मतलब कितने हो जाएंगे? 12 बच्चे। 1 दर्जन बच्चे, स्वस्थ बच्चे, कैसे बच्चे? स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ बच्चे दीजिए। आप कहें तो मैं उसे, आप कहें तो मैं उसे, यानी कि टीचर, शिक्षक बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? शिक्षक। या आप कहें तो उसे मैं अभियंता बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? अभियंता। अभियंता मीन्स होता है आपका इंजीनियर। क्या होता है? इंजीनियर होता है। या आप कहें तो उसे मैं वैज्ञानिक बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? वैज्ञानिक बना सकता हूं, बना सकता हूं। या आप कहें तो मैं उसे चोर भी बना सकता हूं। और आप कहें तो मैं उसे चोर भी बना सकता हूं। जरा इस बात को आप लोग समझिएगा। जेबी वाटसन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप मुझे अगर 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, कितने दर्जन दे दो? 1 दर्जन यदि आप मुझे स्वस्थ बच्चे दे दीजिएगा तो आप जो कहेंगे मैं उसे वो बना दूंगा। मतलब कि अगर आप कहें उसे टीचर बना दीजिएगा, मैं उन सभी को टीचर बना सकता हूं। अगर आप कहें उन्हें वैज्ञानिक बना दो, मैं उन सभी को वैज्ञानिक बना सकता हूं। अगर आप कहें कि उन्हें सभी को इंजीनियर बना दो तो मैं उन सभी को इंजीनियर बना सकता हूं। लेकिन अगर आप कहें कि अगर उसे चोर बनाना है तो मैं उसे चोर भी बना करके दे सकता हूं। ये कथन किसका है? तो ये कथन हमारा है जेबी वाटसन का। किसका है? जेबी वाटसन का है। ठीक है। तो जो जेबी वाटसन है, जेबी वाटसन ने कहा है कि व्यवहार के लिए वातावरण का होना बहुत जरूरी है, आनुवांशिक लक्षणों का होना जरूरी नहीं है। इन्होंने इसी पर एक ये कथन दिया हुआ था। तो आई होप कि आप लोग समझ लिए होंगे। अब आइएगा हम लोग नए संप्रदाय की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास संप्रदाय है कौन सा? संज्ञानवाद संप्रदाय, या इसी को हम लोग समग्रवाद संप्रदाय कहते हैं, या इसी को हम लोग गेस्टाल्टवाद संप्रदाय कहते हैं। तो देखिएगा, चाहे आपका संज्ञानवाद संप्रदाय हो या समग्रवाद संप्रदाय हो या गेस्टाल्टवाद संप्रदाय हो, तो इन सभी संप्रदायों को लेकर के कौन आए थे? तो इन सभी संप्रदायों को लेकर के आए थे मैक्स बर्दिमर। कौन लेकर के आए थे?
मैक्स बर्दिमर ने इस संप्रदाय को लाया था। और ये जो मैक्स बर्दिमर हैं, अब हम लोग इनके देख लेते हैं सहयोगी कर्ता कौन कौन रहे हैं। तो इनके जो सहयोगी कर्ता रहे हैं वह कोहलर रहे हैं। कोहलर का पूरा नाम क्या होता है? वोल्फगंग कोहलर होता है। क्या होता है? वोल्फगंग कोहलर होता है। सेकंड अगर हम बात करें इनका जो सहयोग किया हुआ था तो वो कर्ट लेविन ने किया था। किसने किया था? कर्ट लेविन ने किया था, या कुर्ट लेविन भी कह सकते हैं हम लोग, या इन्हीं का किया था कर्ट कोपका ने। किसने किया हुआ था? कर्ट कोपका ने। ठीक है, तो ये संज्ञानवाद के क्या हैं? सहयोगी करता है। संज्ञानवाद कहें इसे, या गेस्टाल्टवाद कहें, या समग्रवाद कहें, एक ही बात है। तो यह जो समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद या संज्ञानवाद आया, तो यह हमारा चेतना और व्यवहार दोनों के विज्ञान को मानता है। तो यह है किस किस को मानता है? चेतना एवं व्यवहार। किसको? चेतना एवं व्यवहार दोनों को स्वीकार करता है। दोनों को क्या करता है? दोनों को स्वीकार करता है। बताते हैं ये क्यों स्वीकार करता है दोनों को। यह दोनों को इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि इसका मानना यह है कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में मन का शब्द क्या होता है? अर्थ मस्तिष्क होता है। क्या होता है? मस्तिष्क होता है। तो यह जो मस्तिष्क है, आपको पता चुके हैं कि यह मस्तिष्क हमारा दो प्रकार से है। एक आंतरिक रूप से है। कैसा है? आंतरिक रूप से है। और दूसरा कैसा है? ये बाह्य रूप से है। कैसा है? बाह्य रूप से है ये। तो जब ये आंतरिक रूप से है तो आंतरिक रूप का अर्थ क्या है? यहाँ पर चेतना है। क्या है अर्थ? चेतना है। और बाह्य रूप का अर्थ क्या है? आपका व्यवहार है। क्या है? व्यवहार है। तो यह आंतरिक यानी कि चेतना और व्यवहार, इनका कहना यह है, जो ये मैक्स मर्दिमर हैं, मैक्स मर्दिमर का कहना यह है कि जो मस्तिष्क है हमारे पास, यह दो प्रकार से कार्य करता है। एक आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप का मतलब हो गया चेतना, जैसे कि आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो ये आपका आंतरिक रूप हो गया, ये आप सोचते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि जो बाह्य रूप होता है, क्या होता है बाह्य रूप? जो व्यवहार है, जैसे चलना, लिखना, पढ़ना, या आप लोग क्रियाएं जो करते हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, यह बाह्य रूप में होती हैं। और इसी को हम लोग व्यवहार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? व्यवहार के नाम से जानते हैं। देखिएगा, एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो आपका गेस्टाल्टवाद शब्द है, यह आपका जर्मन भाषा का शब्द है। कहाँ का है? जर्मन भाषा का। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो ये जो गेस्टाल्टवाद है, गेस्टाल्टवाद है, तो यह कहाँ का शब्द है? यह जर्मन भाषा का है। कहाँ का है? जर्मन भाषा का। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इस शब्द की उत्पत्ति जो होती है, यानी कि जो गेस्टाल्टवाद है, गेस्टाल्टवाद का अर्थ जो होता है, क्या होता है? अर्थ। अगर हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ जो होता है वह अर्थ होता है हमारा क्या? समग्र या पूर्ण। क्या होता है? समग्र या पूर्ण होता है। समग्र या पूर्ण होता है। इसी वजह से इस वाद को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञानवाद या समग्रवाद, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवाद के नाम से भी जानते हैं। तो ये कौन लेकर के आए थे? तो ये लेकर के आए थे मैक्स बर्दिमर, और इन लोगों ने इनका सहयोग किया हुआ था। ये व्यवहार और चेतना दोनों के विज्ञान को मानते हैं। क्यों मानते हैं? ये बात हमने आप लोगों को स्पष्ट कर दी है। तो चलिएगा, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे हमारे पास क्या है? तो अब हमारे पास है मानवतावाद संप्रदाय। क्या है? मानवतावाद संप्रदाय के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि मानवतावाद संप्रदाय हमारा किसने दिया था, और इस संप्रदाय की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिएगा, मानवतावाद संप्रदाय है, यह हमें दिया था अब्राहम मैस्लो ने। किसने दिया हुआ था? अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो इस मानवतावाद संप्रदाय को लेकर के आए थे। अब्राहम मैस्लो लेकर के आए थे। और अब्राहम मैस्लो के जो सहयोगकर्ता थे वह थे कार्ल रॉजर्स। इनके सहयोगकर्ता देख लीजिएगा, तो कार्ल रॉजर्स एंड ऑलपोर्ट थे। कौन थे? ऑलपोर्ट एंड ऑल पोर्ट इनके सहयोगी करता थे। तो मानवतावाद संप्रदाय जो है, मानवतावाद संप्रदाय कौन लेकर के आए? अब्राहम मैस्लो लेकर के आए। कौन लेकर के आए? अब्राहम मैस्लो लेकर के आए। और जो अब्राहम मैस्लो हैं, इन्हीं को मानवतावाद, या इसी को हम लोग आशावाद के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आशावाद के नाम से भी जानते हैं। इसका आप लोग एक और नाम लिख लेना, तो इसी को हम लोग आशावाद संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आशावाद संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। जो कि कौन लेकर के आया? अब्राहम मैस्लो लेकर के आए थे। इन्हीं को इस संप्रदाय का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। आप लोग लिख लीजिएगा। तो मानवतावाद संप्रदाय या आशावाद संप्रदाय का जो जनक कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? अब्राहम मैस्लो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अब्राहम मैस्लो को कहा जाता है। देखिएगा, अगर हम अब्राहम मैस्लो की बात करें तो इन्होंने हमें बात बताई है क्या?
इन्होंने एक इस प्रकार से एक ट्रेंगल लिया और कहा कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति की आवश्यकता पर हमें अध्ययन करना चाहिए। किस पर अध्ययन करना चाहिए? व्यक्ति की आवश्यकता पर मुझे अध्ययन करना चाहिए। और उन्होंने इस प्रकार से एक ट्रेंगल बनाया और कहा व्यक्ति की 5 आवश्यकताएं होती हैं। कितनी होती हैं? 5 आवश्यकताएं। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो देखिएगा, सबसे पहले उसकी जो आवश्यकता होती है वह होती है शारीरिक आवश्यकता, यानी कि शारीरिक दहकी की मांग। शारीरिक लिख लीजिएगा, या इसी को आप लोग क्या लिखें? दहकी लिखें। दहकी मतलब शरीर होता है, आप लोगों का क्या होता है? शरीर। मतलब कि व्यक्ति को अगर जीवन चाहिए तो उसको सबसे पहले शरीर की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? शरीर की आवश्यकता होगी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति बना रहे, अगर हमें उसकी आवश्यकता को समझना है, मतलब शारीरिक या दहकी की मांग यहाँ पर क्या हो सकती है? जैसे भूख है आपकी, भूख के लिए क्या? रोटी पानी होगा। क्या होगा? रोटी पानी होगा, तो ये भूख है, उसके शरीर की मांग है। सेकंड आता है सुरक्षा की मांग। किसकी मांग आती है? सुरक्षा की मांग। देखिएगा, जब व्यक्ति की ये मांग पूरी हो जाती है, शारीरिक या दैहिकी की मांग, तो सेकंड आती है सुरक्षा की मांग। किसकी आती है? तो सुरक्षा की मांग में वह क्या चाहता है कि अब हमारे पास शरीर है, भोजन है, सारी चीजें, अब हमें सुरक्षा चाहिए। तो सुरक्षा किस प्रकार से चाहिए? तो शरीर को ढकने के लिए क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। मकान चाहिए। क्या चाहिए? मकान चाहिए। तो अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति के पास क्या? शरीर होना चाहिए। शरीर के लिए कहने का तात्पर्य भूख प्यास, यानी कि रोटी कपड़ा, सॉरी रोटी पानी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोटी पानी होना चाहिए। सुरक्षा की मांग में क्या होना चाहिए? कपड़ा और मकान होना चाहिए। तो ये व्यक्ति है, इसके पास 2 चीजें हो चुकी हैं। तीसरी अब वह ये चाहता है कि जब हम इस प्रकार से हैं तो हमारे पास एक समाज भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो थर्ड वह मांग करता है किसकी? समाज की मांग करता है। किसकी मांग करता है? समाज की मांग करता है। किसकी मांग करता है? समाज की मांग। और जैसे ही उसकी समाज की मांग पूरी हो जाती है तो वह ये चाहता है कि मुझे सम्मान मिलने लगे। कहाँ मिलने लगे? सम्मान मिलने लगे। कहाँ? समाज में मुझे सम्मान मिलने लगे। तो समाज में सम्मान की चाह वह रखता है, तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे? सम्मान की मांग। और लास्ट इन्होंने 5वां बताया हुआ था आत्म अनुभूति की मांग। किसकी? आत्म अनुभूति की मांग। तो जो आत्म अनुभूति है, तो आत्म अनुभूति का मतलब यह कि आत्मा का मिलन किससे हो जाए? परमात्मा से हो जाए। किससे हो जाए? आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए। यहां पर अब्राहम मैस्लो ने हमें एक और बात बताई, कहा है कि लगभग लगभग 95% लोग इन्हीं 4 की जगह पर भटकते रहते हैं। भटकते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? भटकते रहते हैं। केवल 5% ही लोग ऐसे हैं जो इस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। तो यहां इस बात को समझिएगा, अब्राहम मैस्लो ने क्या कहा? अब्राहम मैस्लो ने यह कहा है कि हमें देखिएगा, ना तो चेतना पर अध्ययन करना चाहिए, ना हमें मन पर अध्ययन करना चाहिए। हमें अध्ययन करना चाहिए व्यक्ति की आवश्यकता पर। किस पर? आवश्यकता पर। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति के लिए है वह शरीर या दहकी की मांग है। इसके बाद में है उसकी सुरक्षा की मांग। इसके बाद में समाज की मांग। इसके बाद सम्मान की मांग। और लास्ट में क्या है? आत्मा का मिलन किससे हो जाए? परमात्मा से हो जाए, अर्थात आत्म अनुभूति की मांग है। तो ये हमें संप्रदाय जो बताया था, अब्राहम मैस्लो ने बताया था, इन्हीं के संप्रदाय को हम लोग क्या कहते हैं? मानवतावाद संप्रदाय के नाम से जानते हैं। किस संप्रदाय के नाम से जानते हैं? मानवतावाद संप्रदाय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आप लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि इन 5 को अगर हम आपसे कहें तो सासु, देखिएगा क्या बन रहा है? सासु। अगर आप ऐसा बनाना चाहें, सा सु, यानी कि सासू माँ जो हैं वह क्या चाह रही हैं? समाज चाह रही हैं। क्या चाह रही हैं? समाज। और जैसे उनको समाज मिल जाए तो उनकी इच्छा क्या है? हमारा सम्मान होने लगे। क्या होने लगे? सम्मान, यानी कि जो सासू हैं उनकी बहुएं आए, समाज में रहें और समाज में रह करके उनकी क्या करें? इज्जत करें, सम्मान दें उनको। और अंत में उनका आत्मा का मिलन किससे हो जाए? परमात्मा से हो जाए। तो ये हमने कुछ संप्रदाय पढ़े हैं और कुछ संप्रदाय रह गए हैं, तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो जो बचे हुए संप्रदाय हैं इनके लिए हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगला है हमारे पास कौन सा? सिगमंड फ्रॉइड का, यानी कि मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, जो कि यहाँ से क्वेश्चन एक आता ही आता है चाहे जो एग्जाम बना रहे। तो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय को आप लोग अच्छे से करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।